Hello everyone, myself is Ravi Jha. I am a डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, वो टॉपिक भले ही इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का हो, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब सन 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट पूरे के पूरे इन्फोर्स हो चुका था अच्छे तरीके से, उस वक्त इस सेक्शन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी थी। इस सेक्शन को सन 1986 के अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर इंसर्ट किया गया था 113 बी के रूप में, और सिर्फ 113 बी को ही इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर इंसर्ट नहीं किया गया था, ठीक उसी वक्त उसी दौरान इंडियन पिनल कोड के अंदर भी एक सेक्शन को इंसर्ट किया गया था, और वो सेक्शन आपका है 304 बी, जिसको सामान्यतः हम डाउरी डेथ के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल आज हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ, जिसका जिक्र सेक्शन 113 बी के तहत किया गया है और सन 1986 के अंदर इसको ऐड किया गया था इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत। अब इंडियन एविडेंस एक्ट के इस सेक्शन को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें सिर्फ इंडियन एविडेंस एक्ट ही नहीं, हमें डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट और हमें इंडियन पिनल कोड के प्रोविजन को भी समझने की ज़रूरत है। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक शब्द का जिक्र किया गया है, और वो शब्द है आपका डाउरी। कि डाउरी क्या है और डाउरी को कहाँ डिफाइन किया गया है। अगर आप इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 304 बी में भी जाएंगे तो वहां भी जिक्र किया गया है डाउरी डेथ का, लेकिन जब वहां पर बात आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउरी, तो वो जनरली आपको रेफर कर देते हैं द डाउरी एंड द प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की तरफ। अगर आप डाउरी एक्ट को अगर गौर से देखेंगे तो वहां पर सबसे पहले यू शुड गो विद अ डेफिनेशन क्लॉज, और जहां पर लिखा गया है सेक्शन 2 में कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ डाउरी, यानी कि एक दहेज की परिभाषा क्या होगी एज पर दी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। अगर हम डाउरी की डेफिनेशन देखें तो ये साफ साफ कहता है डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और अग्रीड टू बी गिवन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी कि डाउरी साफ साफ कहता है कि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी हो या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो, अगर आप उसे पार्टीज को देते हैं, चाहे तो डायरेक्ट और चाहे तो इनडायरेक्ट, सो दैट इंटायर थिंग्स फॉल्स विद इन द परव्यू ऑफ डाउरी। अब सवाल यहां पर यह है कि डाउरी में एक व्यक्ति देने वाला होता है और दूसरा व्यक्ति लेने वाला होता है। तो ताज्जुब की बात है कि पूरे के पूरे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि कौन ले रहा है और कौन दे रहा है। यहां पर एक शब्द यूज किया गया है बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू द अदर पार्टी टू द मैरिज, यानी कि शादी के अंदर दो पार्टीज होती हैं, दो पार्टियों के बीच में शादी होता है, दो परिवारों के बीच में शादियां होती हैं। जब एक पार्टी दहेज देती है और दूसरी पार्टी उसी चीज को स्वीकार करती है, अब यहां पर दे कौन रहा है और ले कौन रहा है, इसका कहीं भी डिटेल में जिक्र नहीं किया गया है। जनरली एक प्रिजम्पशन हम लेकर चलते हैं कि लड़की वाले हैं तो उन्होंने ही दिया होगा, और अगर लड़के वाले हैं तो उन्होंने ही लिया होगा। लेकिन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर जो डाउरी की डेफिनेशंस है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ पार्टीज टू द मैरिज का जिक्र किया गया है, वहां पर दुल्हन और दूल्हे पक्ष का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया गया है। अगर हम इसके सेकंड क्लॉज की तरफ देखें तो सेकंड क्लॉज इसका यही कहता है बाय द पेरेंट्स ऑफ आइदर पार्टी टू अ मैरिज और बाय any other person to either parties to the marriage or any other person before or any time after the marriage in connection with the marriage of said parties, but does not include dower or meher in the case of person to whom the मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाइज। यानी कि यहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉज के अंदर जो डावर और मेहर का जिक्र किया गया है, वहां पे इसको बिल्कुल भी शामिल नहीं किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो डावर की जो अमाउंट होती है, जो मेहर का जो रकम होता है, उसको हमें डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट से हमने पूरा का पूरा क्या किया है, कंप्लीटली स्ट्रक डाउन कर दिया है या हटा दिया गया है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि दो पार्टियों के बीच में शादी होती है, एक पक्ष वधू पक्ष कहलाएगा, दूसरा पक्ष वर पक्ष कहलाएगा, लेकिन प्रोहिबिशन एक्ट में कहीं भी इस बात का जिक्र या डिटेल वर्जन कहीं भी नहीं दिया गया है कि क्या सिर्फ वधू पक्ष को ही दहेज देने का अधिकार है
या सिर्फ वर पक्ष को ही लेने का अधिकार है? तो यहां पर जनरली जो बात की गई है वो बात की गई है कि एक पक्ष दहेज देता है और एक पक्ष दहेज को लेता है। ऐसा हो सकता है कि वो डायरेक्टली ले, ऐसा हो सकता है कि वो अपनी पुत्री के माध्यम से इनडायरेक्टली देने की कोशिश करें, ऐसा हो सकता है कि वो एट द टाइम ऑफ मैरिज दे, ऐसा भी हो सकता है कि वो बिफोर द टाइम ऑफ मैरिज दे, और ऐसा भी हो सकता है कि आफ्टर द टाइम ऑफ द मैरिज दे। तो सबसे पहले डाउरी का जो कॉन्सेप्ट था उसके लिए आपको डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की मदद लेनी पड़ेगी। वहां पर एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन बताया गया है कि व्हाट कम्स विद इन द पर्वी ऑफ डाउरी, कि डाउरी होता क्या है, कौन देता है, कौन लेता है। इस बात का जिक्र तो आपके उस एक्ट में भी नहीं किया गया है। वहां पर जनरली यह बताया गया है कि एक पक्ष जो शादी की है वो देती है और दूसरी पक्ष जो शादी की है वो लेती है। अब यहां पर हम बात करें सेक्शन 113B की, जो बात करता है प्रिजम्पशन एज टू अ डाउरी डेथ, यानी कि जब कभी भी कोर्ट के सामने ऐसा कोई मुकदमा आता है और एट द टाइम ऑफ ट्रायल कोर्ट ये प्रिज्यूम करके बैठती है कि अगर इन परिस्थितियों में इस महिला की मृत्यु हुई है और अगर प्रोसिक्यूशन इनिशियली ये प्रूव कर पाया कि दैट वुमेन इज सब्जेक्ट टू क्रुएल्टी अलोंग विद द हरासमेंट बाय द साइड ऑफ आइदर हस्बैंड और देयर रिलेटिव, तो कोर्ट ऐसा प्रिजम्पशन लेकर चलती है कि जरूर हो ना हो दहेज के लिए ही उसकी हत्या की गई होगी, या जो भी उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था, चाहे वो क्रुएल्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो हरासमेंट से रिलेटेड हो, वो कहीं ना कहीं डिमांड से कनेक्टेड है। तो अगर हमें 113B को डिटेल में समझना है तो सबसे पहले हमें इंडियन पीनल कोड के अंदर सन 1986 के तहत जिस सेक्शन को इंसर्ट किया गया था, जिसको कि जनरली हम 304B के नाम से जानते हैं, हमें सबसे पहले उसे समझना होगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम डाउरी डेथ नहीं समझेंगे कि डाउरी डेथ एक्चुअल में क्या होती है, किन परिस्थितियों में कोई भी डेथ डाउरी डेथ कन्वर्ट हो जाती है, तब तक हम 113B के जो एसेंशियल्स हैं, जहां पे एक प्रिजम्पशन ड्रॉन की जाती है, एक इन्फ्रेंस निकालने की कोशिश की जाती है कि यस दैट पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ डाउरी डेथ, तो उस प्रिजम्पशन को हमें समझने के लिए या उस प्रिजम्पशन को हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एटलीस्ट वी शुड अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द डाउरी डेथ which falls under section 304B of the Indian Penal Code। अब अगर हम इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 304B की बात करें तो वहां पर बात की जा रही है डाउरी डेथ की। डाउरी क्या है? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल कि डाउरी की परिभाषा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में दी गई है सेक्शन 2 में, जहां पर डाउरी के बारे में ये चीजें बताई गई हैं। वो कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो सकती है, वो कोई थिंग हो सकती है, वो नगद हो सकता है, वो किसी प्रकार का कोई ऑर्नामेंट हो सकता है, वो डायरेक्टली भी आप कन्वे कर सकते हैं, वो डायरेक्टली भी आप कन्वे कर सकते हैं ओनली बिटवीन द पार्टीज टू द मैरिज। कौन सी पार्टीज देंगी, कौन सी पार्टीज लेंगी, माफ कीजिएगा, इसका जिक्र उस एक्ट के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं किया गया है। अब यहां पर हम अपनी जानकारी को सिर्फ सीमित रखने की कोशिश करते हैं डाउरी डेथ के रिगार्डिंग। तो अगर हमें डाउरी डेथ को समझना है तो हमें इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 304B का सहारा लेना पड़ेगा। और 304B क्या कहता है कि जब कभी भी किसी महिला की मृत्यु होती है, whenever the death of a woman is caused, यानी कि महिला अब इस दुनिया में नहीं रही और उसकी मृत्यु की वजह क्या है, किसी प्रकार का कोई बर्न या कोई बॉडली इंजरी, यानी कि उसकी मौत की जो वजह है या जो पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने बताई है वो या तो जलने की वजह से मरी है या उसके शरीर पर बहुत ही सारे चोटों के निशान हैं और डॉक्टर इस बात को सर्टिफाई कर रहे हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ दोज काइंड ऑफ चोट दैट वुमेन हैज डाइड। सिर्फ उन चोटों की वजह से या सिर्फ उस जलने की वजह से अब वो महिला दुनिया में नहीं रही। और ये जो भी चीजें हुई है ना, चाहे वो उस महिला की जलने से मौत हुई हो या उसको चोट लगने से मौत हुई हो, ये सारी चीजें नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बिल्कुल भी नहीं हुई हैं। यानी कि कहीं ना कहीं एक प्रिजम्पशन ड्रॉन हो रहा है, कहीं ना कहीं एक एबनॉर्मलिटीज की स्मेल आ रही है कि एक नॉर्मल परिस्थिति में ना तो कोई व्यक्ति इतना जल सकता है और ना ही किसी व्यक्ति को इतनी चोट लग सकती है। तो जाहिर सी बात है यहां पर जो भी चीजें हुई हैं वो नॉर्मल तो नहीं है, वो एक अननेचुरल परिस्थिति है जिनको कि शायद उस महिला के द्वारा भी टाला नहीं जा सकता था। तो 304B के अंदर अभी तक हमने समझा कि महिला की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु की वजह या तो शारीरिक चोट है और या तो जलना है या तो कोई और भी मींस हो सकते हैं, लेकिन वो सारी की सारी चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही क्लियर हो पाएंगी। और ये जो चीजें घटित हुई हैं उस महिला के साथ, ये किसी सामान्य परिस्थिति में नहीं हुई है, यानी कि एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर इंसान सोचने पर मजबूर हो जा रहा है कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। अब यहां पर एक चीज और गौर करने वाली बात है कि
डाउरी डेथ के लिए एक कंडीशन फिक्स की गई है और वो कंडीशन क्या है कि फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज विद इन अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, यानी कि जिस महिला की मृत्यु हुई है उसकी मृत्यु शादी से 7 साल के अंदर अंदर हुई है, अननेचुरल सर्कमस्टांसेस के दौरान, और वो भी चोट लगने की वजह से या जलने की वजह से या और कोई भी रीजन जो उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हो सकता है। लेकिन वो जो परिस्थितियां थी वो ऐसी परिस्थितियां थी जो नॉर्मली घटित नहीं होती हैं सामान्यतः घरों के अंदर या घर के बाहर। अब यहां पर उस महिला की जो मृत्यु हुई है वो हुई है 7 साल के अंदर अंदर, और मौत से पहले यानी द मोमेंट व्हेन दैट वुमेन हैड डाइड, जब वो महिला मरी तो वहां पर एक इन्फ्रेंस ड्रॉन किया गया, वहां पर हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट्स आए, वहां पर हमारे सामने कुछ एविडेंसेस आए, जिस एविडेंसेस के तहत ये जानकारी दी गई, और वो जानकारी क्या थी कि सून बिफोर हर डेथ दैट वुमेन वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और द हरासमेंट इन कनेक्शन विद एनी डिमांड ऑफ डाउरी, यानी कि वो पल जिस पल उस महिला की मृत्यु हुई है, वो पल जिस पल वो महिला जली या उसको शारीरिक चोटें आई, उसके ठीक पहले का कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस चीज को कैसे प्रूफ करता है। यहां पर कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं है कि द मोमेंट व्हेन दैट वुमेन हैड डाइड उसके 24 घंटे पहले उसको हरास किया गया था, या उसको 12 घंटे पहले हरास किया गया था, या उसको 10 दिन पहले हरास किया गया था। यहां पर शब्द यूज किया गया है सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और हरासमेंट इन कंटेक्स्ट टू द डिमांड ऑफ डॉरी। यहां पर उसके ऊपर जो शारीरिक यातनाएं दी गई थी, उसको जो मेंटली या फिजिकली रूप से हरास किया जा रहा था, यानी कि उसका शोषण भी आप कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर था कि अगर तुम इस क्रुएल्टी से बचना चाहती हो, अगर तुम इस हरासमेंट से बचना चाहती हो, तो तुम अपने घर वालों को कहो या तुम अपने हर उन रिलेटिव को कहो कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें, यानी कि हमें वो चीज़ दें जो चीज़ हमें चाहिए और जिस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम तुमको मेंटली फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं या तुम्हारे प्रति एक प्रकार का क्रूर व्यवहार कर रहे हैं। तो यहां पर समझने वाली बात है कि डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी होता है वो कौन होता है? जाहिर सी बात है हस्बैंड होगा। अगर मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी अगर ऐसा कोई भी एक्ट करते हैं तो उनका जो बेसिक ऑब्जेक्ट होता है वो होता है कि चलो मेरे बेटे को खुशी मिलेगी या मेरे बेटे को सपोर्ट मिलेगा। तो शायद यही वजह है कि जनरली डाउरी डेथ के केसेस में अगर मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इट इज द हस्बैंड हु विल हैव टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर द लाइफ एंड द डिग्निटी ऑफ हिज वाइफ। जब तक वो जीवित है ये एक पति की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी पत्नी के मान और सम्मान की रक्षा करे, और जब वो ऐसा करने में नाकामयाब हो जाता है और जब एफआईआर लॉन्च होती है 304 बी के तहत, तो जाहिर सी बात है एफआईआर में जिन जिन लोगों का जिक्र होता है उन सभी लोगों को जेल भेज दिया जाता है और उसके बाद फिर एक जमानत की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। और जनरली देखा यह गया है सामान्यतः कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो पतिदेव होते हैं उनकी जमानत होती है सबसे बाद में। अब ये डिपेंड करता है कि जो विक्टिम तो अब दुनिया में रही नहीं, अब जो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट है वो एफआईआर में किन किन लोगों का नाम लिखा रहा है और किन किन लोगों को कौन कौन सा रोल असाइन वो कर रहा है। तो यहां पर जो डिमांड की जा रही है डाउरी की, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए उस वुमेन के साथ एक अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। दैट व्यवहार कम्स विद इन द परव्यू ऑफ क्रुएल्टी, इवन तो किसको फिजिकली और मेंटली रूप से हरास भी किया जा रहा है, यानी कि उसका शोषण भी किया जा रहा है। और वजह क्या है कि हमें दहेज मिले या हमें वो सामान मिले, क्योंकि दहेज क्या है इसको भी डिफाइन किया नहीं गया है। दहेज के अंदर आपकी हर एक डिमांड को इंक्लूड कर लिया गया है, क्योंकि हम टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन इन सबको अलग अलग हम इंसर्ट तो कर नहीं सकते हैं। वो आपकी करंट और आपकी फ्यूचर नीड को देखते हुए डिसाइड किया जाता है कि आप निकट भविष्य में आप क्या चाहते हैं या आपकी वर्तमान की बेसिक जरूरतें क्या हैं। तो यहां पर जो क्रुएल्टी होती है उस वुमेन के अगेंस्ट या जो हरासमेंट होता है उस वुमेन के अगेंस्ट जनरली या तो वो हस्बैंड करता है या तो हस्बैंड के रिलेटिव्स करते हैं। अब रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि हस्बैंड के वो सगे संबंधी जो कहीं ना कहीं हस्बैंड को के ऊपर उनका एक कंट्रोल होता है, जो कहीं ना कहीं उस फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच होते हैं, जो कहीं ना कहीं उस फैमिली को इंस्टिगेट करने का काम कर सकते हैं, प्रोवोक करने का काम कर सकते हैं या उनको कंपेल कर सकते हैं, वो सारे के सारे लोग रिलेटिव के दायरे में आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है
कि एक रिलेटिव घर से 500 किलोमीटर दूर बैठा हो तो दैट डज नॉट फॉल विद इन द पर्व्यू ऑफ रिलेटिव। अगर वो फोन पे भी गाइड कर रहा है, अगर वो फोन पे भी उन सारी एक्टिविटीज को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको भी हम सगे और संबंधी में मानेंगे और इस हत्या के लिए या इस एक्टिविटीज के लिए हम उसको जिम्मेदार बिल्कुल मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर हर वो व्यक्ति जो अपना एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ द हरासमेंट ऑफ दैट काइंड ऑफ वुमेन इन कनेक्शन टू डिमांड ऑफ डाउरी। यानी कि चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे हस्बैंड का कोई भी रिलेटिव हो, माता हो, पिता हो, बहन हो, भाई हो, फूफा हो, बहन, बुआ हो, कोई भी इंसान, हर वो इंसान, दैट इंसान इज गोइंग टू प्ले अ एक्टिव रोल रिगार्डिंग टू कैच द अमाउंट ऑफ डाउरी। तो हर उस व्यक्ति को यहां पर हम बुक करते हैं, यहां पर हम उसको प्रोसिक्यूट करते हैं, या यहां पर हम उसको 304 बी के अंदर फ्रेम करने की कोशिश करते हैं कि दीज आर द दोज पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल टू डिमांड ऑफ डाउरी। यानी कि यही वो व्यक्ति हैं जो जिम्मेदार हैं डाउरी की डिमांड के लिए, और इन्हीं की वजह से मेरी बेटी या मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। तो यहां पर 304 बी में कुछ चीजों को हमें बहुत ही गौर से देखने की जरूरत है। पहली बात यह कि विमेन की मृत्यु हो गई है, महिला की मृत्यु हो चुकी है। मौत की जो वजह है वो जनरली जलने की वजह से हो सकता है, स्ट्रैंगुलेशन हो सकता है, या कोई शरीर पर चोट हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या है वो तो डॉक्टर अपने पोस्टमार्टम में ही बताते हैं। अब यहां पर दूसरी जो समझने वाली बात है वो बात क्या है कि सून बिफोर हर डेथ, यानी मौत से ठीक पहले उसको परेशान किया जा रहा था। किस वजह से? क्यों? क्योंकि तुम इस डिमांड को हमारी फुलफिल करो। उसके साथ एक अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था, जो व्यवहार क्रूएल्टी की डेफिनेशन के अंदर फॉल होती है। उसको जनरली फिजिकली और मेंटली रूप से हरास किया जा रहा था, और यह कहा जा रहा था कि जब तक तुम हमारी डिमांड को फुलफिल नहीं करोगी, वी विल कॉन्टिन्यूसली हरास यू, हम तुमको लगातार हरास करते ही रहेंगे, एंड यू कैन नॉट स्टॉप अस। और शायद यही वजह है कि उस हरासमेंट के दौरान या उस हरासमेंट के गुस्से में आकर आपने उसकी हत्या कर दी। यहां पर देखिए, उस महिला ने खुद अपने आप को नहीं मारा है, यहां पर आपके द्वारा हत्या की गई है। शायद इसीलिए यहां पर सुसाइड वर्ड यूज नहीं किया गया है, यहां पर वर्ड यूज किया गया है डेथ। और मृत्यु जो होती है वो कारित की जाती है, और जो मृत्यु कारित नहीं होती है जनरली उसको हम बोलते हैं सेल्फ किलिंग, या सुसाइड के परिभाषा में हम उसको लाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर जो प्रोसिक्यूशन होता है, ये बर्डन उसके ऊपर होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों को इनिशियली प्रूव कर दे, और वो 3 चीजें क्या हैं कि इस महिला की जो मृत्यु है विवाह से 7 वर्ष के पूर्व हुई। दूसरी बात यह कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इंडिकेट कर रही है वो इन ऐसी परिस्थितियों का वर्णन कर रही है जहां पर उस महिला की मृत्यु अननेचुरल सर्कमस्टांसेस के अंदर हुई है, यानी कि वो कोई सामान्य परिस्थिति बिल्कुल भी नहीं थी। और तीसरी बात यह है कि जब इस महिला की मृत्यु हुई उससे पहले इसको मेंटली फिजिकली रूप से हरास किया जा रहा था, इसके साथ एक क्रूअल व्यवहार किया जा रहा था। किस लिए? ताकि ये महिला अपने घर वालों के माध्यम से उनकी उन डिमांड्स को फुलफिल कर सके, जिस डिमांड को मद्देनजर रखते हुए इसको शारीरिक और मानसिक यातनाएं लगातार दी जा रही थी। और अगर प्रोसिक्यूशन इन 3 चीजों को इनिशियली प्रूफ कर देता है तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है जनरली वो शिफ्ट हो जाता है डिफेंस या अक्यूज के ऊपर, कि अब उनको ये सिद्ध करना होगा कि हमने इनके साथ ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं किया है। तो जनरली यहां पर होता क्या है कि जब कभी भी, अगर हम एक नॉर्मल परिस्थिति की बात करें, तो जब कभी भी किसी भी पत्नी या किसी महिला के साथ ऐसी चीजें होती हैं तो वो वाया कॉल या वाया मैसेजेस वो अपने रिलेटिव को बताती है कि मेरे साथ ससुराल में ये चीजें हो रही हैं और मुझे इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। तो जनरली वहाँ पे उनके घर वालों कहते हैं कि बेटा देखो, थोड़े टाइम के लिए तुम एडजस्ट कर लो, चीज़ें क्या पता सुधर जाएं। और अचानक से उन तक एक खबर आती है कि आपकी बेटी अब दुनिया में नहीं रही। और जितनी एफआईआर मैंने अभी तक देखी है अपने प्रैक्टिस पीरियड के दौरान, तो जनरली वहाँ पर एक इन्फ्रेंस जो ड्रॉन हुआ है कि कोई मोहल्ले का आदमी या कोई रिलेटिव या कोई अननोन पर्सन ही उनको कॉल करके बताता है कि आपकी जो बेटी है वो हॉस्पिटल में है या उसके साथ ये चीज़ें कमिट हो चुकी हैं। मैं एफआईआर का वर्जन आपको बता रहा हूँ, सच क्या है झूठ क्या है ये ना आप जान सकते हैं ना मैं ये आपको बता सकता हूँ, ये डिपेंड्स करता है फैक्ट और सर्कमस्टांसेस के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम डाउरी डेथ की पनिशमेंट की बात करें तो इसकी जो पनिशमेंट है, अगर प्रोसिक्यूशन ये 3 चीजें प्रूव कर पाया और डिफेंस उसको रिबटल नहीं कर पाया, तो जाहिर सी बात है हर वो व्यक्ति जो उस महिला या उस शादीशुदा महिला की मौत के लिए जिम्मेदार है, उसको जो सजा दी जाती है शैल नॉट बी लेस देन 7 years, यानी उसकी जो सजा होगी वो 7 साल से कम की तो होगी ही नहीं, यानी कि मिनिमम 7 years ऑफ पीरियड दैट all the person they will have to stay behind the bar। और apart from that उनकी जो मैक्सिमम सजा होगी वो क्या होगी, उम्र कैद होगी, यानी कि
सजा मिनिमम 7 साल और मैक्सिमम उम्र कैद। यहां पर जो उम्र कैद के बाद नेचुरल लाइफ ऑफ द पर्सन शब्द को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो जाहिर सी बात है इट इज द जज हु विल हैव टू डिसाइड कि यहां पर उनको कितनी सजा देनी है, या राज्य सरकार देखती है कि उसका कंडक्ट क्या है, उसका आचरण क्या है, क्या उसको छोड़ा जा सकता है 14 साल या 20 साल के बाद। दैट ऑल द थिंग्स कम्स विद इन द परव्यू ऑफ आइदर जुडिशियल डिस्क्रिप्शन एज वेल एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब डाउरी क्या है, वी हैव डिस्कस इन डिटेल एज पर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। मीनिंग ऑफ डाउरी क्या है, ये हमें पता चल गया कि हर वो चीज जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विवाह की प्रक्रिया के दौरान एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को दिया जाता है, वो हर एक चीज डाउरी की परिभाषा के अंदर आती है। लेकिन डाउरी एक्ट में कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि क्या सिर्फ वर पक्ष ही देगा या सिर्फ वधु पक्ष ही देगी। दूसरी बात, डाउरी डेथ क्या होता है, इसके बारे में भी वी हैव डिस्कस्ड इन द लाइट ऑफ सेक्शन 304B ऑफ द इंडियन पीनल कोड, यानी कि 304B को ध्यान में रखते हुए डाउरी डेथ क्या है, हमने इसके बारे में भी चर्चा की। अब हम आते हैं एसेंशियल्स पे। एसेंशियल्स चीजें क्लियर हैं कि 7 साल के अंदर महिला की मृत्यु होना जरूरी है अगर आप डाउरी डेथ के अंदर उसको फ्रेम करना चाहते हैं। उसको का मतलब किसको, जो अक्यूज्ड है, जो सस्पेक्टेड है। दूसरी बात यह कि महिला की जो मृत्यु हुई है वो अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में हुई है, जलने या चोट लगने की वजह से, और वो एग्जैक्ट रीजन क्या है वो तो देखिए हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। और सबसे जो बड़ी बात है वो बात क्या है कि उसकी मृत्यु से पहले शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी अलॉन्ग विद दी हरासमेंट, यानी कि न सिर्फ उसके साथ अमानवीय व्यवहार ही किया जा रहा था बल्कि उसके साथ हरासमेंट भी किया जा रहा था। वो हरासमेंट फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है। तो जनरली जब ये तीनों चीजें इनिशियली प्रूफ हो जाती हैं तो उसके बाद कोर्ट जनरली एक प्रिजम्पशन ड्रॉन कर लेती है, और वो प्रिजम्पशन क्या है कि अवश्य ही इस महिला की मृत्यु हुई है, और प्रोसिक्यूशन ने तीनों एसेंशियल चीजों को प्रूफ कर दिया है बड़े ही बाखूबी तरीके से। तो अब हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि इस महिला की जो मृत्यु की जो वजह है वो क्या है, डिमांड ऑफ डाउरी है। तो अगर हम 113B के कंटेक्स्ट को देखें तो साफ साफ कहता है, इट इज शोन दैट soon before her death such women has been subjected by such person to cruelty or harassment, यानी कि it is shown, यहां पर वर्ड जो यूज किया गया है वो shown का मतलब होता है दर्शाया गया या दर्शित किया गया। यहां पे शब्द proved वर्ड नहीं आया है क्योंकि प्रूफ तो तब होगा जब आपका पूरा का पूरा ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा। तो शोन का मतलब यह है कि इनिशियली प्रोसिक्यूशन इज एबल टू शोन दैट कि हाँ ये परिस्थिति है और इन परिस्थितियों में इस महिला की मृत्यु हुई है, और मृत्यु की वजह क्या है, डिमांड ऑफ डाउरी, और उसके लिए लगातार उस महिला के साथ क्रूअल व्यवहार किया जा रहा था या उसको मेंटली या फिजिकली रूप से हैरेस किया जा रहा था। अब यहां पर कोर्ट जब इन सारी चीजों को देखती है तो वो एक प्रिजम्पशन ड्रॉन कर लेती है, और वो प्रिजम्पशन क्या होता है कि अवश्य ही इस महिला की जो मृत्यु हुई है ये एक संदेहास्पद परिस्थिति में हुई है, यानी कि एक डाउटफुल सिचुएशंस है जहां पर हमें लग रहा है कि एक वर्तमान परिस्थिति में या एक नेचुरल सर्कमस्टांसेस में कोई महिला तो मरती नहीं है, लेकिन इनकी डेथ हुई है, वो भी शादी के 7 साल के अंदर अंदर। तो नाउ दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द हस्बैंड टू टेक केयर ऑल द थिंग्स आइदर इन रिस्पेक्ट, डिग्निटी एज वेल एज द लाइफ ऑफ द वुमेन हु इज हिज वाइफ, जो महिला उस व्यक्ति की क्या है, पत्नी है। तो यहां पर सबसे पहले जो एक प्रिजम्पशन ड्रॉन की जाती है वो ये की जाती है कि ये एक पति की जिम्मेदारी है कि वो एक पत्नी की, जो उसकी पत्नी के रूप में इस वक्त उसके घर में मौजूद है, उसके ना सिर्फ मान और सम्मान की रक्षा करे बल्कि उसकी जान की भी रक्षा करे। और अगर किसी वजह से उसकी जान चली जाती है, और जिन परिस्थितियों का जिक्र मैंने इनिशियली आपसे किया है, तो एक प्रिजम्पशन ड्रॉन होती है, और प्रिजम्पशन क्या कहलाएगी, डाउरी डेथ कहलाएगी। अब यहां पर साफ साफ इस बात को कहा गया है कि husband being the direct beneficiary can be inferred to have caused life of the wife, यानी कि जनरली हम ऐसा कहते हैं कि चाहे रिलेटिव हो, चाहे फादर हो, चाहे मदर हो, कोई भी हो, अगर वो कोई भी डिमांड करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका कहीं ना कहीं एक मेजर पोर्शन जो बेनिफिट का है वो जनरली पतिदेव को ही ट्रांसफर होता है, हस्बैंड को ही जाता है। तो शायद इसीलिए हस्बैंड ही हैं जो एक बहुत बुरी तरीके से लपेटे में आ जाते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। यानी कि जो जमानत मिलेगी सबसे लास्ट में हस्बैंड की ही मिलेगी, बाकी के जो लोग हैं वो अपने डिस्टेंस रिलेशन का फ़ायदा उठाकर वो ज़मानत ले लेते हैं, या उनके खिलाफ कोई डायरेक्ट चीज़ें कंक्रीट सामने निकल कर नहीं आ पा रही तो दे कैन गेट अ बेनिफिट।
जो फादर इन लॉ, जो जनरली मदर इन लॉ हैं, मैं एक जनरल सेंस की बात करूँ, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हम लोगों ने कोर्ट में ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ पर जो बातें होती हैं वहाँ पर देखा ये जाता है कि चलिए ठीक है, सेपरेट लिविंग है, मदर फादर का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं था, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 113B को सन 1986 में इंसर्ट किया गया। उसके साथ ही साथ सेम प्रोविजन 304B के तहत इंडियन पिनल कोड में भी इंसर्ट किया गया और इन दोनों को इंटरलिंक्ड किया जाता है एट द टाइम ऑफ द ट्रायल। क्यों? क्योंकि जब FIR लॉन्च होती है तो वो 113B के रिगार्डिंग नहीं, वो 304B के रिगार्डिंग होती है और उसको हम ले जाने की कोशिश करते हैं 113B के दायरे में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ट्रायल, जहां पे जजेस जनरली एक प्रिजम्पशन लेकर बैठ जाते हैं। तो अगर हम एक जनरल सेंस में बात करें 113B कहता क्या है, तो 113B जनरली सिर्फ एक बात कहता है कि अगर एक महिला इन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है और अगर उस महिला की मृत्यु के जितने भी एसेंशियल्स हैं और 304B के जितने एसेंशियल्स हैं वो सारे के सारे टैली कर रहे हैं, तो हम एक प्रिजम्पशन लेकर बैठ रहे हैं कि वाकई में उस महिला की मौत के लिए हस्बैंड और उसके हर वो रिलेटिव्स जिम्मेदार हैं जो कहीं ना कहीं डिमांड ऑफ डाउरी के केस में इन्वॉल्व थे। अब अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो आपको इन सारे के सारे स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करना होगा, रिबटल करना होगा, उसके बाद ही हम आपको यहां से छोड़ेंगे। और कई बार ऐसी भी चीजों का जिक्र आया है और कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को 302 में बरी किया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि 113B का जो प्रिजम्पशन था वो गलत था, क्योंकि वो दोनों की दोनों चीजें बिल्कुल ही अलग अलग हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 113B एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 लिंक्ड स्टडी विद सेक्शन 304B ऑफ द इंडियन पिनल कोड। लेकिन उसके पहले आपको डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत डाउरी की जो परिभाषा है उसको भी आपको समझना होगा। इसके अलावा क्रुएल्टी की जो डेफिनेशन IPC में डिफाइन की गई है उसको भी समझना होगा, हैरेसमेंट को कैसे इंटरप्रेट किया गया है उसको भी समझना होगा। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो अप्लाई होती हैं एक मैरिड विमेन के ऊपर भी होती हैं जिनकी मृत्यु उनकी शादी से 7 साल के अंदर अंदर घटित हो गई, और मृत्यु जिस अवस्था में घटित हुई या जो परिस्थितियां थी वो एक नेचुरल परिस्थिति बिल्कुल भी नहीं थी। So it's all about a basic concept of today's topic, and if you like the content of this whole concept, please do mark your opinion and do share with your friends.